स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट का 5वां लेक्चर डील करने वाले हैं, ठीक है ना? एंड प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मोलैरिटी की हल्की सी डिस्कशन हुई थी, जस्ट स्टार्ट हुआ था, बट आज जो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वहां पे मोलैरिटी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। तो चलिए फटाफट मुझे बता दीजिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएंगे कि आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इट इज द डैश ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डैश ऑफ सॉल्यूशन। Moles of the solute dissolved in volume of the solution in liters. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व किए हुए हैं। मान लो एक पल के लिए हमारे पास 1000 मिलीलीटर कोई सॉल्यूशन है और उसमें मैंने 0.5 मोल्स सॉल्यूट डाल के रखा है, तो मोलैरिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की? 0.5. 0.5 है ना, मतलब 0.5 मोल सॉल्यूट है। 1 लीटर सॉल्यूशन है ये वाला, 1000 ml 1 लीटर होती है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल सॉल्यूट है, तो मतलब मोलैरिटी हो गई इस सॉल्यूशन की 0.5 बड़ा एम। बड़ा एम लिखते हैं, बड़ा एम लिखने का मतलब होता है मोलैरिटी। अब ये तो आप समझ ही सकते हो, 1 मोलर KCl सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कितना मोल KCl इन कितना लीटर? 1 mole KCl in 1 liter solution. Yes, 1 mole KCl in 1 liter सॉल्यूशन। और 1 मोल KCl का मास कितना होता है? याद होगा आप लोगों को, 39 प्लस 35.5, समझ आ गई? 74.5 ग्राम KCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यदि 1 मोलर KCl सॉल्यूशन। चलिए ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मोलैरिटी का फॉर्मूला फटाक से मुझे बता दो, क्या होगी मोलैरिटी की फॉर्मूला? Number of moles of solute by 1 liter of the solution. yes, मतलब जितना भी वॉल्यूम रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना? गॉट इट? कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में, दिस इज द मोलैरिटी का फॉर्मूला। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और मतलब आंसर मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप आंसर ले आओ, बट मैं आपसे बोलना है कि आप प्रोसीड कैसे करोगे, आप जरा सोच के मुझे बताना। ओके, प्रोसीड कैसे करोगे इस सम में? जरा सोचना आप, ठीक है ना? देखो मोलैरिटी ऑफ क्या पूछा है हम लोगों से, हम लोग से पूछी गई है मोलैरिटी निकालने के लिए। किसका? 1 लीटर 93% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का। तो 93% यदि कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसको W/W मान सकते हो। 93% W/W सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है। आप सभी को मालूम है कि बेटा कि मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, चलो 1 लीटर सॉल्यूशन है ये तो दिया हुआ है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें कम से कम सॉल्यूट की मास तो मालूम होनी चाहिए। सॉल्यूट की मास तो दी नहीं गई है, बट हाँ डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ये वाला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर।
तो 93% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब आप क्या समझ रहे हो, मुझे बताना। तो 93 ग्राम इन क्या, 93 ग्राम H2SO4 इन कितना ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। 93 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दिया हुआ है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, है ना। प्रति मिलीलीटर को मिलीलीटर -1 लिख सकते हैं, ओके। यदि मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से इंटू करता हूं, कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर को मैं 1000 मिलीलीटर लिख सकता हूं। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करने से क्या हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो 1.84 मिलीलीटर, मिलीलीटर कटा इंटू 1000, तो 1840 ग्राम है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या बोला गया है, उसमें 93% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो 9 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है ना, यहाँ सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट का कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे सॉल्यूशन में, तो 93% इसका है। तो 93% ऑफ 1840, ओके। तो आप इसको 93% सॉल्व करोगे तो रफली 1711.2 ग्राम के आसपास आएगी, ओके। बाकी तो अंदाजा आप लगा सकते हो 93% 1840 का मतलब क्या होगा, 1840 से तो कम ही होगा, कुछ होगा। बट मैं आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं, ये वाला इतना आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलर मास कितनी होती है, 98, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला हूं, ऊपर में लिखा हूं, तो गिवन मास 1711.2 है, डिवाइडेड बाय 98 कर दूंगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, ओके। इसको यदि सॉल्व करते हो तो 17.46 आती है, 17.46 मोल्स आती है। तो चलो, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 17.46 मोल्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 ही लीटर दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 1, ओके। तो मोलैरिटी आ गई आपकी 17.46 m। समझ आई, बहुत सिंपल है। देखो ऐसे डेंसिटी वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, डेंसिटी वाले क्वेश्चन का कुछ फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट बनाने का, बट फॉर्मूला भी जानना जरूरी नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखो डेंसिटी पूरा सॉल्यूशन का दिया हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी से मैंने क्या किया, पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब बोल दिया कि 93% H2SO4 है, तो मैंने सॉल्यूट का मास निकाल लिया है 93% करके, वेरी सिंपल। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल गई, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी गिवन मास बाय मोलर मास निकल गई, ओके। अब मोलैरिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक ही लीटर। तो आ गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में? नो नहीं, सर। सिंपल सा क्वेश्चन। नो सर। चलो ये क्वेश्चन को बताना, ये क्वेश्चन है क्या होगा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी। राइट आंसर। पूछा गया मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम NaOH को इनफ वाटर में मिलाया गया ताकि 200 ml सॉल्यूशन बन गई, ओके। तो दुनिया जहान जानता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड करोगे तो 40 आएगी, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ही आती। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गई, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन कितना दिया, 250 ml दिया हुआ है। तो 250 ml को यदि कन्वर्ट करोगे आप लीटर में, तो ऑब्वियसली है कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली इसको 4/40 इंटू 1000 ऊपर चल जाएगी, है ना, बाई 250 आ गया। कितना आया, 0.4 आएगा ना। चलिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 250 को 1000 से डिवाइड किया ना, मिलीलीटर टू लीटर। नेक्स्ट अब कहानी मोलैरिटी के जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे, उससे छोटे छोटे और कुछ चीजें हम लोगों को सीखना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है ना, ये हमने पढ़ाया आपको। ओके, तो बच्चों यदि मैं क्या करता हूं, मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनटू कर दूं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनटू कर दी जो लीटर्स में दिया हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये फॉर्मूला एक दिमाग में रखना है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए मोलैरिटी को वॉल्यूम से इनटू कर देना चाहिए। बट कभी काल आपको यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना कि मोलैरिटी को यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो आपको निकलता है नंबर ऑफ मिलीमोल्स। ये दिमाग में रखिएगा, ये एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। मिलीमोल्स भी एक चीज होती है। मिलीमोल्स का मतलब क्या होता है, मतलब मोलैरिटी से यदि आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में इनटू कर देते हो, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं मिलती है, आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलती है। वेरी सिंपल, मतलब लीटर से मिलीलीटर करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो जाएगा। समझ गए, तो ये दिमाग में। हाँ, कुछ पूछ रहे हो कोई क्या? चलिए, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। ये वाला क्वेश्चन आया था IIT 2003 में, 2003 में ये क्वेश्चन आई हुई है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। और दिया हुआ था एक चीज, डेंसिटी दी गई थी वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर लिख दिया था। देखो बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे, काहे कि बच्चे लोग तो पढ़े हैं कि मोलैरिटी का भैया फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने तो यही पढ़ाया है भाई, बट बोल रहा है कि मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर निकालने के लिए, मतलब प्योर वाटर में कुछ मिला ही नहीं हुआ तो उसका मोलैरिटी कैसे निकाले। बच्चे कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि अच्छी क्वेश्चन है। तो एक चीज हम मान सकते हैं, मतलब देखो प्योर वाटर है तो हम प्योर वाटर को बोल सकते हैं ना कि पानी ही पानी में मिला हुआ है, बोल सकते हैं पानी ही पानी में मिला हुआ है। ओके, तो मैं मान सकता हूं प्योर वाटर डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, मैं बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता? पानी ही पानी में मिला हुआ मतलब पानी ही है मेरे पास। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पानी ही पानी में मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यदि 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उसमें 1 लीटर सॉल्यूट है और उतनी ही सॉल्वेंट भी है।
मतलब जितना सॉल्यूट उतना ही सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन भी उतना ही है। ओके, पानी ही पानी में मिला हुआ है, समझ गए? तो ध्यान से देखे ना, तो 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब हम पूरा 1 लीटर वाटर है ना, उसको हम मान लिए सॉल्यूशन। तो देखो बेटो ध्यान से, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है, इनटू वॉल्यूम को हम मिलीलीटर से कर देते हैं, 1000 ml कर देते हैं, तो मिलीलीटर मिलीलीटर कट गई, तो मास ऑफ पूरा 1 लीटर पानी जिसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं आ गई 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, तो हम बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्यूट है, हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूट को भी इसी को मान ले रहे हैं, सॉल्वेंट को भी इसी को मान ले रहे हैं, सॉल्यूशन भी यही बनी। तो मास ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पानी होती है 18, है ना, और 1 ही लीटर दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ही लिखेंगे नीचे में, 1 लीटर है। तो 1000/18 आती है 55.55 m। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इट विल, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अक्सर जगह पूछा जाता है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी इसका एप्लीकेशन आएगा। प्योर वाटर की मोलैरिटी 55.55 होती है, समझ गया? चलिए नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम लोग, डाइल्यूशन। अच्छा बच्चों मुझे बताना कि चीजों को डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास होती है एक कंसंट्रेटेड चीज, जैसे कि मैं मान लेता हूं एक पल के लिए, चलो मैं लेता हूं, मेरे पास कुछ 200 या 250 ml सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये वाला सॉल्यूशन है मेरे पास, और उसमें ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन में तो कुछ सॉल्यूट भी मिल ही रहती है, ये कुछ सॉल्यूट मिला हुआ है। ओके, तो मैं मान रहा हूं कि हमारे पास ये जो पहला केस है, हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अंडरस्टूड, जिसकी मोलैरिटी को मैं मान रहा हूं m1, मोलैरिटी को मैं मान रहा हूं m1, और इसकी वॉल्यूम को मैं मान रहा हूं v1। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया था कि मोलैरिटी को वॉल्यूम से इनटू करते हैं तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मिलता है ना, अभी पढ़ाया ना, मोलैरिटी को यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनटू कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगी। ओके, चलिए अब क्या करना चाहता हूं मैं, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहता हूं। तो डाइल्यूट करने के लिए आप सॉल्वेंट डालते हो कि सॉल्यूट डालते हो? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डाल, सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो सॉल्यूट जितनी थी उतनी ही सॉल्यूट है। ओके, सॉल्यूट जितनी ही उतनी ही है। मैं क्या किया हूं, सॉल्वेंट ज्यादा डाल दिया हूं, मैं सॉल्वेंट बढ़ा दिया और पानी डाल दिया इसमें। ओके, तो इस केस में सॉल्वेंट ऐड करने से मोलैरिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये मुझे यस बताओ। बदलेगा कि नहीं? बदलना चाहिए, यस बदलेगा, क्योंकि मोलैरिटी का नहीं, कोई बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है ना, अभी मैंने पढ़ाया मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बढ़ा दिया पानी डाल के, जब वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी भी बदल जाए, है ना, तो मोलैरिटी m2 हो गई इसकी, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बदल गई। बट मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदलेगा? नो सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो रिमेन्स कांस्टेंट इन डाइल्यूशन।
डाइल्यूशन जब करते हैं तो हम तो सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ज्यादा पानी ऐड कर देते हैं। तो ज्यादा ऐड कर देने से सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा। तो मान लो एग्जाम में यदि आपको M1 का वैल्यू दे दिया, V1 का वैल्यू दे दिया और बोला कि फाइनल वॉल्यूम इतना बना था, तो क्या आप M2 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस, हम निकाल सकते हैं, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एंड आफ्टर क्या है, सेम है ना। तो डाइल्यूशन के केस में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर। ओके, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बनाओ इसको। बताइए। क्या होगा? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर पोटासियम डाइक्रोमेट जरूरत है ताकि हम 100 ml 0.0 m सॉल्यूशन बना पाए? तो ये वाला 0.2 m मोलैरिटी वाला सर जो ऑप्शन सॉल्यूशन था डी। वो कंसंट्रेटेड, यस डी इज राइट, कंसंट्रेटेड है। क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया। गुड गुड श्रेया। और ये 0.2 m जो है वो कंसंट्रेटेड है, 0.0 m कर दिए तो हम इसको डाइल्यूट कर दिए, है ना, मोलैरिटी घटा दिए तो ऑब्वियसली बात है डाइल्यूट कर दिए। तो बोला गया है कि आपको जो कंसंट्रेटेड वाला है वो कितना जरूरत है, तो कंसंट्रेटेड कितना जरूरत है, देखो हम M1 V1 इक्वल टू M2 V2 फॉर्मूला तो पढ़ते हैं ना दुनिया जहान में। मोलैरिटी इनिशियल का 0.2 था, इनिशियल का वॉल्यूम पूछा है V1, फाइनल का वॉल्यूम है M2 है, और सॉरी फाइनल का वॉल्यूम नहीं, फाइनल का मोलैरिटी 0.04 है, ऑर्डर में लिखते हैं, वॉल्यूम 100 है। तो V1 निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? आई थिंक 20 सेंटीमीटर क्यूब आई है कि नहीं आएगी? ओके चलिए सॉल्व कर लोगे ना आप लोग? यस सर। Next we will come to the molality portion. मोलैलिटी, देखो सुनने में ये मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम लगता है, जुड़वा भाई है दोनों, बट दोनों में गुण का बहुत डिफरेंस है। मैंने अभी पढ़ाया था जो मोलैरिटी थी आर, मोलैरिटी, और अब जो पढ़ाने वाला मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved per kg of solvent। सुन रहे हो मेरी बात को? पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी में था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट मोलैलिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है विद छोटा m, उसको बड़ा m, छोटा m, तो छोटा m का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसकी मास? सॉल्वेंट की मास, और वो भी किस में होनी चाहिए? केजी में होनी चाहिए। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, अब चलो एक मैं छोटा सा कहानी आपसे पूछता हूँ, मुझे बताना। आपने गर्मी के दिन में फ्रिज में, हम लोग फ्रीजर में भी पानी रखते हैं, और आपने देखा कि बोतल टेढ़ा हो जाता है, गौर किए होगे कि हमने Yes. पानी भर के बोतल रखा फ्रिज में, एकदम भर के रख दिया तो बोतल टेढ़ा हो गया।
बोतल टेढ़ा इसलिए हुआ, किस लिए हुआ? एनीबॉडी नहीं बताओगे? बोतल टेढ़ा क्यों हुआ? क्योंकि आइस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, आपको मालूम है ना। वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाती है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए वो एक्सपैंड करता है, पानी एक्सपैंड करती है। तो वॉल्यूम एक चेंजेबल क्वांटिटी है जो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से चेंज होती है, टेम्परेचर बदलती है तो वॉल्यूम बदल सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मानो एक मेजरमेंट मैंने मोलैरिटी का लिया, तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और एक मेजरमेंट मैं आर्टिक सर्कल पे लेके लेता हूँ। तो आर्टिक सर्कल पे तो बहुत ठंडा रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो गर्म रहती है। तो मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आर्टिक या एंटार्क्टिका सर्कल में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वॉल्यूम इज अ चेंजेबल क्वांटिटी। ओके, तो मतलब मोलैरिटी में के टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म में यदि मैं किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब कि 0.5 मोल्स सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में मिली हुई है, यदि मैं बोल रहा हूं तो ये चेंज हो सकता है। यदि मैं वही वाला सॉल्यूशन को आर्टिक सर्कल में लेके चल जाऊं तो कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगी सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो सकती है। बट मुझे एक बात बताओ, मोलैरिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मास मास। मुझे एक बात बताना, क्या मास चेंज होती है? मेरा जो भी मास है, टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी, मुझे आप चांद पे लेके चल जाओगे तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? मेरे टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी चेंज हो जाएगी? No, sir. No, sir. मास चेंजेबल क्वांटिटी नहीं होती। तो मोलैरिटी के टर्म पे यदि कंसंट्रेशन को डिफाइन किया जाता है ना तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यूनिवर्सल होती है। मैं यदि इंडिया में मोलैरिटी कोई चीज का जो चीज बोलूंगा, आप एंटार्क्टिका में लेके चल जाओ, जुपिटर पे लेके चल जाओ, मोलैरिटी तो वही रहेगा, क्योंकि मास तो बदलेगी नहीं, बट मोलैरिटी तो चेंज हो जाएगी। तो ये दिमाग में रखना, इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेटर वे ऑफ गिविंग द कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी। तो ये दिमाग में रखिएगा, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? Dependent. Independent. Dependent. ओके, मोलैरिटी में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वहीं मोलैरिटी क्या होती है? Dependent. Dependent. समझिए ना। चलिए, तो मोलैरिटी का यही कहानी है, सिंपल। मोलैरिटी पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, बताना आप लोग प्रोसीड कैसे करूं, आंसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे बताओ प्रोसीड कैसे करूं। क्योंकि देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। आप क्वेश्चन को कहानी की तरह नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चन को पढ़ना है तो सारे डाटा को कलेक्ट करना है, और किस तरह उसको बनानी है वो भी दिमाग में रहनी चाहिए। मोलैरिटी, देखो कैलकुलेट मोलैरिटी पूछा, चल हम जानते हैं कि मोलैरिटी निकालने के लिए भैया हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और साथ में हमको मास चाहिए। किसकी मास चाहिए? सॉल्वेंट की मास चाहिए, वो भी केजी में, सॉल्यूशन की नहीं, सॉल्वेंट की, है ना, सॉल्वेंट की। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? 7.4 ग्राम ऑफ KCl, मतलब सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूट का मास दिया हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। KCl का होता है 74.5 ग्राम। अब सॉल्यूशन कितना बना रहा है? 500 ml सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का जो लक्ष्य होना चाहिए वो तो नहीं निकल पा रहा। मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमको नहीं मालूम है, ठीक है, ये हमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
तो देखो आपको मालूम है ना, डेंसिटी का कहानी बताया था अभी आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ भैया, 1.2 दिया हुआ है ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी से कितना सॉल्यूशन बनाना है, 500 ml बनाएगा। तो 500 ml को इंटू करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन। तो 500 इंटू 1.2 600 ग्राम आ गई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखना मास ऑफ सॉल्यूशन 6 ग्राम है, सॉरी 600 ग्राम है। सॉल्यूट का मास 7.45 ग्राम दिया हुआ है। सॉल्वेंट का मास कितना होगा, कोई दिक्कत? नो सर। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट है जो दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया। अब क्वेश्चन हमको बनाना है मोलैलिटी वाला। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, गिवन मास 7.45, मोलर मास 74.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें जो मिल रहा है 600 माइनस 7.45, ये तो हमको सॉरी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मिला हमें ग्राम में। तो ग्राम को केजी में करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। ओके, Yes. बन जाएगा क्वेश्चन। तो कहीं कहीं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया रहता है, बट फॉर्मूला रटना अलग बात है, चीजों को समझ लेना अलग बात है। मोलैरिटी का आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम लोगों ने यही किया तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इनटू 1000। मतलब वो नीचे से 1000 जाता है ताकि जो मास है वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। नीचे में एक और क्या दिख देगा आपको, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दोगे तो आपको मिल जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसा एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कई बुकों में, बट फॉर्मूला को रटना चलो आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला से डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट मैं बोलूंगा 2-4 बार समझ के बनाओ। समझ रहे हो ना, देखो मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1000 क्यों इनटू किए थे, क्योंकि हम लोगों ने केजी में किया था। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किए थे तो हमें क्या मिला था, मास ऑफ सॉल्यूशन मिला था। और मास ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस किए थे तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिला था। तो ये फॉर्मूला यू कैन यूज डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। हाँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट बनाने के लिए कर सकते हो। आंसर निकाल लोगे, ठीक है। चलो सर एक बार और समझा दीजिए ना। समझा देता हूँ। मोलैलिटी निकालने के लिए बोला गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम को इनटू कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है तो सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट को मास को माइनस कर दिए तो सॉल्वेंट का मास मिल गया। तो वही सॉल्वेंट के मास को नीचे है नीचे में, बट ये ग्राम में आया है और ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय 1000 किया हूं तो 1000 ऊपर चला गया। ओके, समझ गए? चलिए यस सर। चलो ये सम तो कैसे प्रोसीड करोगे मुझे बताना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं तरीका नहीं बताऊंगा। मुझे ये मत बताना कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया था उससे बना देंगे अभी, बट मुझे बताओ कि कैसे प्रोसीड करना है। मोलैलिटी निकालने बोला, देखो मोलैलिटी निकालने बोला है तो पहले अपने मकसद को पहचानो कि सम में करना क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमारा मकसद है मोलैलिटी निकालना। किसका, 3m सॉल्यूशन का। 3m सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, 3 मोल्स इन 1 लीटर। 3m का मतलब तो यही ना होता है, 3m सॉल्यूशन 3 मोल्स इन 1 लीटर। तो भैया दिया हुआ है कितना सॉल्यूशन है वो लीटर में दिया हुआ है। सॉल्वेंट कितना है, 3 मोल है,
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो डेंसिटी को यदि मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, सबको मालूम है डेंसिटी को वॉल्यूम से मैं इनटू कर देता हूं, तो क्या मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं कर Yes, रहा sir. हूं वही, Yes, sir. 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर सॉल्यूशन का मास है, सॉरी सॉल्यूशन की डेंसिटी है। वॉल्यूम कितना का निकालने वाला? 1 लीटर का, तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर कर लेते हैं, क्योंकि मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो इसको करेंगे तो 1250 ग्राम आएगा। तो 1250 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आया। सॉल्यूट का मास 3 मोल NaCl, NaCl का 58.5 होता है, मालूम है ना, याद रहना चाहिए ये वाला, 58.5 ग्राम। तो 3 इंटू 58.5 ग्राम हो गए 3 मोल। ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया भाई। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन का मास से यदि मैं सॉल्यूट के मास को माइनस कर दूं तो क्या मिलता है? Mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, ये कंफ्यूज मत होना, ये सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। तो वही तो मेरा मकसद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ भैया, 3 मोल्स दिया हुआ है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3m सॉल्यूशन मतलब 3 मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये वाला वही 1250 ग्राम माइनस 3 इंटू 58.5, ओके, ये ग्राम में है, इंटू 1000, ओके। और आप फॉर्मूला लगाना चाहते तो डायरेक्ट लगा लेते। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था 3 इंटू 1000 करना था, डेंसिटी दी हुई थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर था, मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको मालूम था ही कि 3m है, तो 3 इंटू 58.5 डायरेक्ट बना लेते। बट यदि आप स्टेप वाइज समझोगे तो फॉर्मूला आसान रहती है। क्लियर? बन जाएगा, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है आपकी, बना Yes, लो sir. बेटा होमवर्क में ना, बना Yes, लो। sir. चलो Yes, sir. Yes. चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का पकड़, मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म नहीं है। देखो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर तो मैं बोल रहा हूँ आज खत्म हो जाएगा यहाँ पे, बट ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होती है। हाँ, आप लोग अभी नए नए 11th में आए हो तो ये चैप्टर को इलोंगेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर को यहाँ पे मैं इलोंगेट कर दूं ना तो आप केमिस्ट्री से कहीं नफरत ना हो जाए आपको। ओके, ये चैप्टर में एक और पार्ट होता है नॉर्मेलिटी, जो आपके सिलेबस में भी नहीं डिस्कस किया जाता है चैप्टर 1 में, वो बाद में डिस्कस की जाती है, वो आपके बुक में नहीं है। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि बुक में मोलैलिटी के साथ चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है, बट चैप्टर यहाँ पे नहीं खत्म होती है। चैप्टर के पूरी लिंक, एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, वहां पे आपको देखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वहां पे ये चैप्टर का कहानी आएगा। क्लास 12 में सॉल्यूशन पढ़ोगे, वहां पे इसकी कहानी आएगी। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होगा, बट हाँ बता दे रहा हूँ कि टू बी कंटिन्यूड रहेगा, बट टू बी कंटिन्यूड तक हम लोगों को पढ़ना है। और ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बुक में आपका नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैं चीज नेक्स्ट आधा घंटा जो मैं डिस्कस करूंगा, there is a concept known as equivalent weight. Okay, there is a concept known as equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होती है बाद में बताता हूँ, पहले मोलर मास का मतलब समझ लो। मोलर मास सबको मालूम होगा, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास 98 U होता है, तो इसका मोलर मास कितना है बालक? 98 Gram. मालूम है ना। मोलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल के मास में जो U लगा हुआ है वो ग्राम कर दो, तो ग्राम कर दोगे तो 1 मोल का मास आ जाता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मोलर मास। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? दैट इज किसी का मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होती है ये समझना पहले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज अभी बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एन फैक्टर का मतलब होता है, देखो मान लो यदि मैं किसी एलिमेंट का बात कर रहा हूं तो किसी एलिमेंट के लिए एन फैक्टर होती है उसकी वैलेंसी, किसी एलिमेंट के लिए एन फैक्टर होती है उसकी वैलेंसी। किसी सॉल्ट के लिए, सॉल्ट समझते हो ना, NaCl, KCl, MgCl2, ये सब सॉल्ट है। किसी सॉल्ट के लिए एन फैक्टर बात कर रहा हूं तो चार्ज ऑन न्यूमेरिक चार्ज, चार्ज का साइन नहीं लोगे, न्यूमेरिक चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, न्यूमेरिक चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। तो जैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं MgCl2, तो MgCl2 जो बनता है क्या है, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, है ना। तो कैटायन पे न्यूमेरिक चार्ज कितना है, 2 है। एनायन पे सब मिला के चार्ज कितना है, -1 इंटू 2, -2, बट -2 नहीं लेंगे, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे तो दैट इज +2। ओके, तो आइदर आप कैटायन का ले लो या एनायन का ले लो, दोनों एक ही जब बात होती है। तो सॉल्ट के लिए चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी, जूनियर क्लास में पढ़े हो एसिड की बेसिसिटी, याद आ रहा है, क्लास 10th में पढ़े थे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, मतलब कितना सारा हाइड्रोनियम आयन निकलता है पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, याद आया? Yes, sir. है ना। चलिए, एसिडिटी मतलब कितना सारा H+ पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड निकलता है। बेस के लिए क्या होती है, एसिड, Acidity. मतलब कितना सारा हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है पर मॉलिक्यूल। ओके, बट डोंट वरी, ये सारी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब ये सब चीज टू बी कंटिन्यूड हो। बट समझ लो यहाँ पे भी कुछ कहानी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट निकालने बोला तो ऑब्वियसली क्या करोगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जो फॉर्मूला बताया अभी, मोलर मास डिवाइड, अब फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इक्विवेलेंट वेट कोई भी चीज का मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब मैं बोला आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए, ई से इक्विवेलेंट वेट डिनोट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए तो क्या होगा, ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना होता है, 32। O2 का 32 होता है, O का 16 होता है, ठीक है ना। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 ऑक्साइड आयन, है ना। Yes, sir. तो कितना हो गया, ऑक्सीजन का कोई इक्विवेलेंट वेट पूछा तो 8 ग्राम हो गया। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कोई पूछा तो आपसे क्या होगा बताओ, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40 gram. 40 ग्राम, और वैलेंसी कैल्शियम की 2। वैलेंसी पढ़े हो ना बेटा, वैलेंसी क्या होता है, Yes, sir. वैलेंसी 2 तो 20 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, बता जल्दी, ये एल्युमिनियम में कितना मास होता है, आपको पढ़ाया था ना ये सब चीज, कितना होता है एटॉमिक मास, 27 हाँ, gram. मोलर मास 27 है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3. 9 ग्राम, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, जैसे कि NaCl का निकालने के लिए बोल दिया इक्विवेलेंट वेट, तो NaCl का पहले मोलर मास निकालोगे 58.5 ग्राम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो चार्ज ऑन कैटायन या एनायन ले लो, 1 यूनिट चार्ज कैटायन पे है, 1 यूनिट चार्ज एनायन पे है, किसी एक को पकड़ना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, -1 है तो 1 ही उसको पकड़ना, तो या तो इसका ले लो या तो इसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो सेम ही रहेगी, डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो 58.5 ही ग्राम आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, चलो बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, कितनी होगी, तो डिवाइड किससे करोगे, एन फैक्टर Al 3 प्लस 3Cl माइनस, तो किसी को ले लो, कैटाइने को ले लो ना, डिवाइडेड बाय 3 कर देना, या एनायन पकड़ के करना चाहते हो तो 3 माइनस आएगी टोटल, तो सिर्फ 3 से डिवाइड करना, माइनस मत लेना।
तो अल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आएगा जल्दी बता दो। 27 प्लस 35.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है? किसी का आंसर आया बताओ जल्दी। इंटू नहीं आता का कितना होगा 187.5. है ना? अरे 35 इंटू 3 कितना हो गया 90 और 15 105 106.5 और 27 106 मतलब 144 आएगा ना? ठीक है ना? अरे ऐड नहीं करने आता आप लोग को? किसी का आंसर आया अभी तक? 44.5 ग्राम आई। कैसे करोगे? 35.5 इंटू 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ये वाले सॉल्व आप लोग से हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? नहीं होगा? कोई नहीं बोल रहा है। होगा हो जाएगा। चलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड तो मोलर मास बाय n फैक्टर। देखो मैं H2SO4 का देखो मैं n फैक्टर सबका लिख दे रहा हूँ, आप लोग डिवाइड करने जानते हो। H2SO4 के लिए n फैक्टर 2 होगी क्योंकि 2 H प्लस निकलती है। HCl के लिए n फैक्टर 1 होगी क्योंकि एक ही H प्लस निकलती है। H3PO4 के लिए n फैक्टर 3 होगी क्योंकि 3 H प्लस निकलती है। H3PO3 के लिए n फैक्टर 2 होगी। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है नहीं ना कहीं कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही H प्लस निकलते हैं, नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि H3PO3 में इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो इट्स लाइक दिस। पढ़ोगे आप लोग जब 12th में आओगे तो ये स्ट्रक्चर सारे पढ़ोगे। देख लीजिए एक्चुअली क्या होता है, जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली निकल जुड़ा हुआ है ना उसको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होता है, नॉट रिप्लेसेबल। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो नॉट रिप्लेसेबल। वही हाइड्रोजन टूट पाती है जो ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन ही निकल पाती है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होती है। जैसे कि आपने एसिटिक एसिड भी पढ़ा होगा। एसिटिक एसिड क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड होता है कि डाइबेसिक कि ट्राइबेसिक? क्लास 10th में एसिड बेस सॉल्ट नहीं पढ़े हो बेटा? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक ही H निकल पाती है। CH3COOH होती है, CH3COO माइनस और H प्लस आयन में टूटती है, मतलब एक ही H प्लस निकल पाती है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होती है। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कोई इक्विवेलेंट वेट निकालने बोलेगा तो मोलर मास बाय 2, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 49। फॉस्फोरिक एसिड का भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो याद रख लेना। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, फॉस्फोरिक एसिड के भी 98 ही होती। ओके, अच्छा फॉस्फोरिक एसिड का कोई एन फैक्टर निकालने बोला तो 98 को कितना से डिवाइड करोगे? 3. ठीक है ना? HCl का निकालने बोला तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस वही मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या? बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो बेस के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस का जो कहानी होगा, पहले मैं लिख देता हूं कुछ का। अच्छा NaOH से कितने OH माइनस निकलते हैं? एक निकलते हैं। ओके, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से 3 निकलेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देखो अक्सर केस में तो यही लगता है कि जितने OH है जितने H है उतना ही होता है, बट कुछ कुछ केस में थोड़ा गड़बड़ होता है, तो वो सारी डिटेल्स बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये सब का दिमाग में रखना है। H3PO3 के लिए 2 ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2, एमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक ही OH निकलेगी। ओके, तो चलो कोई बच्चा, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे एमोनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकाल के बता दो। आपको बताना है मुझे आंसर क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड
35. 35. वेरी गुड। मॉलिक्यूलर वेट आएगी 35 और डिवाइडेड बाय 1 होगी तो 35 दी जाएगी। समझ, 35 ग्राम हो जाएगी। समझ गए? तो ये इक्विवेलेंट वेट की कहानी हो गई। आप देखो नॉर्मेलिटी, यही चीज के को पढ़ाने के लिए मैं आपको इक्विवेलेंट वेट सिखा रहा था। ध्यान से एकदम दिमाग रिफ्रेश करके रहो, समझना ध्यान से। नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है विद द लेटर एन। एन अक्षर से हम लोग डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को, ठीक है ना। देखो मोलैरिटी, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से इस बात को देखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बस छोटी सी फर्क होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब डेफिनेशन में बस यहाँ पे बदलाव आता है, नंबर ऑफ मोल्स के जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, Given mass by molar mass. मोलर मास। ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको कोई निकालने बोले ना, तो निकलता है मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका आपको मालूम है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? Molar mass by n डिवाइडेड बाय factor. N factor. एन फैक्टर, है ना। समझ गए? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं क्या, गिवन मास इक्विवेलेंट वेट के जगह में मोलर मास और एन फैक्टर ऊपर चली गई। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत? नो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला हो गया। क्या मुझे फिर से समझाने की जरूरत है कि समझ आ गई ये वाली? समझ कैसे? समझ गया ना, वेरी सिंपल है। देखो आ गया पेन, मेरा क्या हो गया। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला मोलर मास बाय एन फैक्टर। वही इक्विवेलेंट वेट के जगह में मैंने लिख दिया है मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो ऊपर चला गया एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कितने सारे इक्विवेलेंट्स 1 लीटर में डिसॉल्व किए गए। तो देखो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं अब, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ओके, ये वाला मैं कहां से लिखा हूं आपको समझ आ गया ना। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है ना। लिख देता हूं ताकि आप फंसना मत, नहीं ना फंसोगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए, तो यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इनटू डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, गॉट इट। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। आप देखिएगा ध्यान से, गिवन मास बाय मोलर मास को मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं, Yes sir. लिख सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है? Molarity. मोलैरिटी होती है, गलत है ये, मोलैरिटी बड़ा एम होता है।
है ना, मोलैरिटी होता है। तो मैं नॉर्मेलिटी को लिख सकता हूं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। कोई दिक्कत आपको? No, No. sir. है ना, वेरी सिंपल। तो आपके सामने फॉर्मूलाज आ गए हैं कुछ। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने आप लोगों को करवा दिया। मोलर मास बाय एन फैक्टर, फैक्टर क्या है आपको मालूम है। ओके, आप इक्विवेलेंट वेट से हम लोगों ने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सीख लिया निकालना। जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, उसी प्रकार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला ये वाला आ गया। नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही हम लोगों ने किया है। और लास्टली हमारे पास देयर इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज, आप लोग ध्यान से इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ओके, इसके यूज आएंगे। गॉट इट? समझ गए? चलिए, चलो हम लोगों ने जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताइए। Number of moles of solute by volume of solution in liters. यस। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था? Number of solute, number of moles of solute by mass of solvent in kilogram. वेरी गुड। हम लोगों ने अभी नॉर्मेलिटी पढ़ा। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। और इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने एक चीज और सीखा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N factor. ओके। और इक्विवेलेंट वेट तो सबको निकालने आता है ना, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास Molar mass by N factor. मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। चलिए, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बोला गया है। दिया गया है आपको गिवन मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकाल सकते हो ना बेटा आप, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, गिवन मास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, 500 मिलीलीटर है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.5 लीटर। बना सकते हो ना, सम को बन जाएगा। अब Yes, sir. मोलैरिटी एक बार निकल जाएगी तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू क्या, N factor. एन फैक्टर। ओके, कर लोगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, बताया था ना। ओके, देखो ये बताया था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि 2 OH माइनस निकलेगा। समझ गए? चलिए, ये सम भी उसी प्रकार बन जाएगा, 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 0.1 मोल दिया हुआ है, 500 ml है, तो 500 ml को हम लोग 0.5 लीटर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड की एन फैक्टर कितनी होगी, 2. 2, है ना। दिक्कत? चलिए, Yes, sir. चलिए, बट व्हाट आई हैव टोल्ड इन दिस पेज, इसको एक बार डिराइव अच्छे से कर लेना बच्चों।
ठीक है ना, ये पेज में जो सारे चीज बताया मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूं, दिस इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ओके, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ओके, मान लो एक रिएक्शन हो रही है 7A प्लस 8B gives 9C प्लस 10D। मान लो एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है, आपको मानो एग्जाम में दे दिया कि A इतना ग्राम है और आप D कितना ग्राम बना, आप बना निकालिए। तो आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे और ये सब जो 7, 8, 9, 10 दिया इन सब का यूज करोगे, पहले बैलेंस करोगे फिर बनाओगे। ओके, बट इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट एक इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट इतना एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको बैलेंसिंग करने नहीं देने देगा। आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तब भी आपका सम बन जाएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है क्या कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितने ए के लगेंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी के लगेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी के बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डी के बनेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता है, बैलेंसिंग से उसको कोई मतलब नहीं होता है। बिना बैलेंसिंग के लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आप सम बना सकते हो, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितना ए का उतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी का, उतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी का, उतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डी का इक्वल रहेगा। ओके, अब इक्विवेलेंट वेट आपको तो मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो निकालने आता है ना सबको, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? Given mass by इक्विवेलेंट वेट। हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इक्विवेलेंट वेट इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड। इक्विवेलेंट वेट हमेशा फिक्स नहीं होती है कोई चीज, जैसे कि आप देख लो प्लस H2SO4, ये रिएक्शन को आप बिलो 200 डिग्री सेल्सियस करवाते हो ना, तो प्रोडक्ट बनता है Na2SO4 प्लस H2O। ओके, सॉरी, ये रिएक्शन को अबव 200 डिग्री सेल्सियस करवाते हो तो ये प्रोडक्ट बनता है। यदि यही रिएक्शन को आप बिलो 200 डिग्री सेल्सियस करवाओगे ना, तो आपका प्रोडक्ट बनता है NaHSO4 प्लस H2O। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि एंड फैक्टर डिपेंड करती है कि कितना हाइड्रोजन निकलता है, उसी पे एंड फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अबव 200 किए हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो Na है दोनों H को निकाल दिया है और Na2SO4 प्लस H2O बना है। ओके, रिएक्शन को 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे किए हैं तो दोनों H को नहीं निकाल पाया, एक ही H निकला है और बना है NaHSO। जब हो जाता है 1, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट वेट सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगी ना, डिफरेंट रहेगा। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट समय के साथ चेंज होती है, रिएक्शन के हिसाब से बदलती है, ये दिमाग में रखिए। ओके, चलो इस रिएक्शन में मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कितना होगा बता देना। तो मैंने आपको बता दिया है H3PO4 का मोलर मास
सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास के बराबर होता है 98। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए? ये जो कैल्शियम आके यहाँ पे बैठा है, कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाया है? एक। एक की दो बेटा, यहाँ पे HPO4 है ना, Ca यहाँ जब बैठा तो 2 H को निकाला ना, तब ना एक H बचा, तो 2 H रिप्लेस हुई है। तो यहाँ पे N फैक्टर क्या होगा? 2 हो जाएगी। तो इसका यदि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने बोलेगा तो 98 डिवाइडेड बाई 2 49। ये समझ आ गया ना क्यों हुआ N फैक्टर 2? क्योंकि इस कैल्शियम ने 2 हाइड्रोजन को निकाल फेंका, यहाँ से एक ही हाइड्रोजन बचा, देखो CaHPO। ओके, 49 हो गई इसकी इक्विवेलेंट वेट। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है तो आपको मालूम ही है, तो बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। ये A B C D आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, बिना बैलेंसिंग किए आप जानते हो, है ना, will be equal to number of equivalents of B, which will be equal to number of equivalents of C, which will be equal to number of equivalents of D। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको निकालने का मालूम है, मास दिया रहेगा A का, गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, है ना, गिवन मास ऑफ B which will be equal to equivalent weight of B, which is given mass of C, which will be equal to equivalent weight of C। समझ गए? तो कोई भी मानो A आपको दे दिया एग्जाम में, तो गिवन मास दिया हुआ, इक्विवेलेंट ऑफ A निकाल लोगे, अब बोला C निकालने के लिए, तो ये वाला दोनों को आप रिलेट कर देना, बना लेना सबको, है कि नहीं? सिंपल सा है। चलिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़ना, मैं बना के बताता हूँ आपको, आप अभी दिमाग मत लगाओ इस पे, मैं बताऊंगा आपको। देखो क्या बोल रहा है कि 1.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम और 2.60 ग्राम ऑफ जिंक को ट्रीट किया गया है एसिड से सेपरेटली, अलग अलग रिएक्शन करवाया गया है। मतलब कैल्शियम को रिएक्शन करवाया गया कोई एसिड के साथ, समझे बात को, जिंक को भी रिएक्शन करवाया गया कोई एसिड के साथ, समझ गए? बट बोला जा रहा है कि जिंक मैंने 1.6 सॉरी कैल्शियम 1.6 लिया है, जिंक 2.6 लिया है, बट हाइड्रोजन जो बढ़ रही है एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद, वो दोनों केस में सेम हाइड्रोजन बन रहा है। गॉट इट? समझ गए? ये रिएक्शन यही बोल रही है, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मुझे एक बात मैं क्या ऐसे लिख सकता, इक्वल टू, इस इक्वेशन से लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताना, ये दूसरा इक्वेशन जो है, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक। दूसरा इक्वेशन से लिख सकता हूँ? यस सर। ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों केस में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सेम बना है। जब दोनों केस में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सेम बना है, तो दोनों केस में हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट वेट सेम रहेगी कि नहीं? इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इसके बराबर है, यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इसके बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम को इक्वेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक से, कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, एक मिनट रुकना मेरा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ
कैल्शियम, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक। ओके, अब मैं निकालता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। मास ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, मास ऑफ जिंक दिया हुआ है ना 1.6 2.60। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक दिया हुआ है, इफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज 32.6, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। तो क्या आप एक अननोन है निकाल सकते हो कि नहीं Yes, निकाल sir. सकते हो, आराम से निकालिए, है कि सॉल्व इट। वैसे एक सिंपल बात बता देता हूँ, कैल्शियम तो एक एलिमेंट है और कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या, मोलर मास बाय वैलेंसी, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्ट निकल गई 20, है ना। देखो ये वाला एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, जल्दी से आप बनाओ, ट्राई करो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन 560 ग्राम ऑफ Fe इज, यहाँ पे H दिया हुआ है, गलती मत करना। चलो क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं N कर देता हूँ, N2 नहीं N कर दिया, मानो N कर दिया। बोल रहा नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम Fe इज किसके बराबर। बेटा आप लोगों को मालूम है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। आयरन का कितना होता है मोलर मास, 55. 56, ठीक है ना। तो कितना मोल है, 10 मोल्स। ओके, बोला गया ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं, गिवन मास है 70, एक नाइट्रोजन है कितना होता है 14 14 5 जा 70, 5 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स है, और बोला ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन। हाँ ये आप 5 मोल्स इंटू 2 करेंगे तो 10 मोल्स इसका है, सी ऑफ इसका भी 10 मोल्स, तो ये तो है सही आंसर। दूसरा देखते हैं, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, गिवन मास बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है 1, 1 तो कितना मोल है, सॉरी 1 से डिवाइड करें तो 20 ही ना आएगा। ओके, आप बोला हाफ दैट, तो 20 का हाफ करोगे तो कितना आ रहा है 10 में, इससे भी मिलता जुलता है, ये भी आंसर सही आ रही है, मतलब बोथ ए एंड बी आंसर है। समझ आई। Yes, sir. यस सर। ये वाला क्वेश्चन आप मैं नहीं बनाऊंगा। number of moles of KCl in 1000 ml water, सर 3. वेरी परफेक्ट। देखो सिंपल सा बोला हुआ है, 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर सॉल्यूशन मतलब 3 मोल इन 1 लीटर, और दिया कितना है 1000 ml, 1000 ml तो 1 ही लीटर होता है। ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड। देखो कितना सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है मालूम है, एक एक लाइन में बनेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट शुड डिकम्पोज कंप्लीटली टू ऑब्टेन इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन। KClO3 टूटेगा तो क्या बनेगा, KCl प्लस, तो बैच करना है। चलो अब आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को, बनाना तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ क्या, टेक योर टाइम, आराम से बनाओ, गड़बड़ाओ नहीं। क्या होगा आंसर, आया किसी का,
देखो आप लोग देखो, यही सब क्वेश्चन है ना, बहुत बच्चे इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे, सोचेंगे कि बनना ही है, बट एग्जामिनर टाइम को भी टेस्ट कर रहा है। वो जो सारे क्वेश्चन हैं, देखो मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्या बोला गया है, टू ऑब्टेन 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ध्यान से देखो, इसका मैंने 2 मोल लिया है, तो इसके 2 मोल बन रही है, इसकी 3 मोल बन रही है। 1 मोल ऑक्सीजन 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है, तो 3 मोल ऑक्सीजन कितना ऑक्युपाई करेगा? 3 into 22.4, आई सपोज 67.2 ही लीटर होती है। तो सिंपल जैसा इक्वेशन है वही चीज पूछा गया है। 67.2 लीटर यानी 3 मोल ऑक्सीजन है, उसके लिए कितना मोल KClO3 चाहिए? भैया 2 ही तो चाहिए, है कि नहीं? समझ आई? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many grams of H3PO4 is required to completely neutralize 120 ग्राम of sodium hydroxide? थोड़ा दिमाग लगाना, आराम से बन जाएगी। देखो NaOH H3PO4 है ना, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितना इसका जरूरत होगा उसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इतने ही जरूरत होंगे। ओके, तो यदि आप रिएक्शन करवाते हो तो बनता है Na3PO4 प्लस H2O, बट इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो कर लो, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। बैलेंस कर देता हूँ, चलो बैलेंसिंग करके ही बना लो, आप आसान पड़ेगा। बैलेंस हो गई है इक्वेशन? हाँ बैलेंस नहीं है यहाँ पे। क्या होगा? B. बी राइट आंसर, परफेक्ट। पूछा कि कितना ग्राम H3PO4 जरूरत होगा 120 ग्राम ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज पूरा खत्म करने के लिए। NaOH कितना दिया हुआ है? 3 मोल दिया हुआ है एज पर इक्वेशन, ये वाला 1 मोल। ओके, अब पूछा गया है कि 120 ग्राम NaOH के लिए ये कितना जरूरी है, तो 1 मोल इसका होता है 40 ग्राम, तो 3 मोल कितना होगा? 120 ग्राम। तो जो मतलब जितना इक्वेशन में वही उतना ही क्वेश्चन भी पूछा। 120 ग्राम को लिए चाहिए 1 मोल H3PO4, तो 1 मोल H3PO4 का अभी मैंने आप लोग को याद करवाया था, 98 ग्राम ही होता है। ये क्वेश्चन बताइएगा। The hydrated salt of sodium carbonate .XH2O undergoes 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous. The value of X is, बोल रहा है 63% पानी उसका पूरी तरह से हट जा रहा है, हीट करोगे तो पानी ही हटेगा, तो वैल्यू ऑफ X निकालने बोल रहा है। कैसे बनेगा? वैसे ये सम को बहुत बच्चे डायरेक्ट भी बना देंगे, सर 10 सोडियम कार्बोनेट .10H2 होता है तो सर 10 आंसर होगा, बट वैसे नहीं बनाना आप लोग। हो सकता है कि पार्शियल निकला हाइड्रोजन, सब वाटर नहीं निकला, हो सकता है। तो देखो आपको इस सम को बनाने के लिए क्या करना है, पहले इसका पूरा मास आपको निकालना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट .XH2O, एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18, तो X है तो 18X होगा। सोडियम कार्बोनेट का कितना आ जाएगा? 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, कितना हो गया? 46 और 4 हो गया 50 और 104 और कितना है? 104 और 12 116 ना, कितनी आ रही है बच्चों? 46 और 4 आ जा रही है कितनी? 50, ठीक है ना, और 50 और 54 104 और 12, ठीक है ना, जो भी आ रही है ये क्या हुआ?
ठीक है, चलिए ये टोटल मास आ गया आपको। ये टोटल मास, तो आपको क्या करना है, 18x हो गई वाटर की, यही निकला है, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो आ रही है टोटल मास, ओके, इनटू 100 करोगे तो दैट इज इक्वल टू 63% लॉस। हो गया ना 18x जितना पानी था वही निकला, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 तो 63 के बराबर। समझ गए? चलिए, among the following pair of compound the one that does not follow the law of multiple proportion। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? सर सी ऑप्शन। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो एक का मास यदि फिक्स्ड होगा तो दूसरा आपस में एक रेशियो में होगा। ओके, तो इसमें तो एलिमेंट ही बदल गई, तो इसमें कहां से होगा, इसमें कहां से होगा, इसमें होगा। ठीक है ना, दो एलिमेंट मिलके आपस में दो से ज्यादा कंपाउंड बना रही है, तो देखो कॉपर एक रेशियो में है ना, 1:2 रेशियो में। नॉर्मेलिटी ऑफ 0.0 m सल्फ्यूरिक एसिड इज, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, कितना होगा? 4 ऑप्शन 0.08। 0.0। Yes, sir. Which one of the following is the heaviest? जल्दी बताना, कौन heaviest है? वन मोल ऑफ ऑक्सीजन होती है बच्चों 18 ग्राम। ठीक है ना, एक मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 18 नहीं 16 ग्राम हो गया, 18 ग्राम। ओके, एक मोल ऑक्सीजन एटम लिया गया तो 16 ग्राम होगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का मास तो एटॉमिक मास यूनिट में होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक मॉलिक्यूल के सामने Na का आप कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, तो ये तो होना ही नहीं है, बहुत हल्का होगा। 100 AMU ऑफ यूरेनियम, तो एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटा होगा, उसके सामने ग्राम कंपेयर नहीं होगा। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सही है डी वाला? Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन आप बनाओ तो देखते हैं, मैं हिंट देता हूं आपको। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। देखो 1 ग्राम का 1 मिलीलीटर होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है ना, तो 1 ग्राम का 1 मिलीलीटर होता है, तो 18 मिलीलीटर कितना ग्राम होगा? 18 ग्राम, तो मतलब क्या है, 1 मोल वाटर है। Option C. ऑप्शन सी होगा, चलिए देखते हैं। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सर इन, ऑप्शन बी। पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 18 ग्राम हमें पता चल गया। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्सीजन 8 होती है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो एक मोल होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने सारे में कितने होंगे? एक में इतना है तो इतने सारे में इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू Yes, 10 sir. करोगे तो 10 टू द पावर 24। ओके, चलिए 22 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP वेग्स, NTP में थोड़ा दूसरा होता है, STP पे। देखो बेटा इस सम को बनाओ आप, बहुत आसान है, आप सभी को मालूम है 22.4 लीटर STP पे 1 मोल होता है कोई भी गैस का।
ठीक है ना। 1 मोल कोई भी गैस का होता है, तो ऑक्सीजन गैस का 1 मोल का मास कितना होगा? 16 टू द 32 ग्राम, ठीक है ना। तो भैया देखो 32 ग्राम बाई तो 2.8 लीटर। क्या होगा? 32 ग्राम 22.4 लीटर ऑक्युपाई करती है एसटीपी पे। 1 ग्राम 22.4 डिवाइडेड बाई 32 ऑक्युपाई करेगी। 2 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगी? 22.4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2। तो सॉल्व करोगे तो 16 1 जा 16 और बच गया कितना? 4 और 2 6, 16 4 जा 64, 1.4 लीटर, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा। ये क्वेश्चन को बनाओ। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एयर, व्हाट इज द वेट ऑफ द रेसिड्यू? कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, उसको पूरी तरह से हवा में जला दिया गया, तो क्या बनती है जला देने से? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, मतलब इसका यदि 1 मोल लेते हो तो इसका भी 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है ना बच्चा। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? यदि ऐड करोगे तो 40 प्लस 12 इज 50, कितना? 40 प्लस 12 इज 52 और 52 और 48 इज 100 ग्राम। तो मतलब 100 ग्राम ये वाला लोगे तो इसका 1 मोल कितना होता है? 56 ग्राम। 40 और 16 56। बट आपसे क्वेश्चन में 50 ग्राम पूछा गया, तो यदि ये वाला 50 ग्राम हो गया है तो ये भी तो आधा ही बनेगा ना, 23 ग्राम। सुनो, जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, तो ये तो एक प्रैक्टिस टाइप का आपको करवा दे रहा हूँ इतना सारा क्वेश्चन, बट एक बार आप लोग ट्राई भी करना इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। आसान है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ी है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग थोड़ा चलाना। चलिए ये वाला बताइएगा क्या होगा। If 1 mole of a substance is present in 1 kg of solvent, then the concentration is called, ये तो मालूम है आपको, क्या होगा Option B. कंसंट्रेशन? एक मोल किसी सब्सटेंस का प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्वेंट में, कंसंट्रेशन क्या होगी? मोलालिटी की मोलैरिटी? Molality. मोलैलिटी ना, मोलल कंसंट्रेशन। तो वही मोलैरिटी को मोलल बोलते हैं, मोलैरिटी को मोलर बोलते हैं, ठीक है ना। पकड़ नहीं पाते हो आप लोग मोलैलिटी, तो मोलल उसको बोलते हैं मोलल, और मोलैरिटी को बोलते हैं मोलर। ओके, मोलर, समझ गए? पढ़ो इस क्वेश्चन को। If we consider that 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom as relative atomic mass, the mass of 1 mole of substance will be। देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब डिफरेंट बुक्स में कुछ डिफरेंट आंसर्स इसके दिए रहते हैं, बट मैं आपको एक कहानी पूछ रहा हूँ। बोल रहा है कि जो मेजरमेंट का यूनिट है, हम लोग करते हैं ना 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो हम लोग 1 AMU मानते हैं ना। आप बोल रहा है कि इसको हम चेंज करके 1/6 ऑफ कार्बन 12 कर देंगे 1 AMU। ओके, तो बोल रहा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या हो। मुझे एक बात बताना, मैं आपको 1 लीटर दूध देता हूं, मैं 4 पौवा दूध देता हूं, पौवा में देता है ना नाप के वो लोग, ओके 4 पौवा पढ़े हो ना जो, या आपको मैं 1000 ml देता हूं, तो दोनों हर केस में मैं क्या दे रहा हूं आपको? सेम ही दे रहा हूं ना। 1 लीटर Yes. दूध या 4 पौवा दूध, 1 पौवा 250 ml का होता है। तो यूनिट बदल देने से क्या क्वांटिटी बदल जाती है क्या? No, sir. नो। तो यदि मैं यूनिट को चेंज कर दूं तो 1 मोल का जो मास है वो क्या बदल जाएगा? 1 मोल में तो Na पार्टिकल्स ही रहेंगे, तो 1 मोल का मास कहां से बदल जाएगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। ये लास्ट क्वेश्चन देखो,
अच्छी क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml of hydrogen at STP on treatment with H2SO4। जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ आप करवाते हो तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। गॉट इट? रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस्ड है। ओके, तो हम लोग यहाँ से एक चीज समझ रहे हैं कि 1 मोल लेंगे ये, तो इसका भी 1 मोल जरूरत होगा, इसका भी 1 मोल जरूरत होगा, इसका भी 1 मोल बनेगा एसटीपी पे। तो एसटीपी पे 1 मोल होता है, यदि मैं लीटर में बोलूं तो 22.4 लीटर होती है, यदि मिलीलीटर में बोलूं तो 22,400 मिलीलीटर होती है। ओके, अब आपको बोला है कि कितना प्रोड्यूस करना है, 224 मिलीलीटर प्रोड्यूस करना है। मतलब हमें इतना मिल जाएगा यदि हम 1 मोल लेंगे, बट क्वेश्चन ने पूछा है कि इतना ही प्रोड्यूस करना है। इतना ही प्रोड्यूस करना है मतलब क्या, 100 टाइम्स कम प्रोड्यूस करना है, तो डिवाइडेड बाय 100। तो 100 टाइम्स कम चाहिए तो ये भी उतना ही टाइम्स कम करना पड़ेगा ना। तो जिंक का 1 मोल का मास होता है 65 ग्राम, तो 100 से कम करोगे तो बाय 100, 65 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.65 ग्राम। समझ आ गई है ना? Yes, sir. तो ये जितने क्वेश्चन करवाए ना बेटा, देखो मैंने तो आपको जिस तरह करवाया कि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, और ये चैप्टर 2 भी कंटिन्यूड रहेगा। ये चैप्टर यहाँ पे तो ब्रेक लग जाएगा इसका, बट हम लोग जब रिडॉक्स पढ़ेंगे तब वहां पे ये चैप्टर की डिस्कशन होगी। सॉल्यूशन चैप्टर 12th में पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन होगी। एसिड बेस केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगी, वहां पे डिस्कशन होगी। बट जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाया अभी आप लोगों को, फिलहाल इतना आप लोगों के लिए काफी है। और इन सारे क्वेश्चन को एक बार देखना किस तरह मैं सॉल्व किया हूँ। ओके, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज किया हूँ, मैं दिमाग लगाया कि हाँ ऐसे कम करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सारे चीज आप लोगों को करने। इन द नेक्स्ट क्लास